तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक मैप वर्क करेंगे। इसमें आपको पता होनी चाहिए कि फ्रांस के बारे में अगर आपने पढ़ा तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है मैप से रिलेटेड कि आपको बताना है कि फ्रांस कहाँ पड़ता है, जर्मन कहाँ पड़ता है। तो ये जो मैप वर्क है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर जो है मैप का, यूरोप के मैप का, वो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने आपको रिवाइज करवाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो रेवोल्यूशन आया था वो यूएस एंड स्विट्जरलैंड में आया था एंड बाकी की कंट्रीज को फॉलो कर रही थी। वो जो कंट्रीज थी जैसे पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इस तरह के जो कंट्रीज है उनको फॉलो कर रही है। अब देखेंगे कि ये जो कंट्रीज है, ये वाली कंट्रीज, तो ये अरिस्टोक्रेसी क्लास के चंगुल में फंसे हुए थे। पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, ठीक है, फ्रांस भी है। यहाँ पे आप देखो, आपने जो चैप्टर से रिलेटेड जो जगह है पढ़ी फ्रांस के, वो सारी इसमें मौजूद है। कौन कहाँ पे क्या पढ़ती है सारी, अब गौर से देखेंगे मैं आपको। या स्विट्जरलैंड जो है, जो फ्रांस के बगल में था, इन्होंने पहले इंडिपेंडेंस हासिल की थी, ठीक है। देन फ्रांस ने, अब देखो यहाँ से आइडिया आया था और इन कंट्रीज में स्प्रेड होने में जरा भी टाइम नहीं लगा। जैसे यहाँ पे बेल्जियम है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के बारे में भी आपने पढ़ा, राइट। आपके मॉड्यूल में मैंने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो वीडियो बनाई है, जब आपको मिलेंगी तो वो आप उसको ध्यान से देखना। उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो लैटिट्यूड्स है और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, इस पे जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, आप किस तरह कोई कंट्री को लोकेट कर सकते हो आराम से, आपको उसकी कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 20 डिग्री है, 20 डिग्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखना है किस डिग्री का है। वो जहाँ पे मीट करते हैं तो वहां पे कौन सी वाली कंट्री आती है, आपको ये पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट से आप ग्लोब या मैप पे, दोनों पे आप कंट्री को लोकेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। पोलैंड के बारे में भी पढ़ा था। एंड कौन कौन सी जगहें हैं, ये देखिए, ये है एस्टोनिया, लताविया, लुथेनिया, यूक्रेन, बेलारूस। ये जो ये सारी कंट्रीज थी, ये पहले यूएसएसआर कहलाती थी, पढ़ा है ना। फिर जब वो डिसइंटीग्रेट होता है रशिया, ये वाली कंट्रीज इसके साथ, ये पूरा का पूरा क्या था, यूएसएसआर। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो ये वाले कंट्रीज अलग हो जाते हैं, रोमेनिया, बल्गेरिया, ठीक है, अल्बेनिया, ये सारी कंट्रीज अलग हो जाते हैं और रशिया अलग होता है। ये फिनलैंड, सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, काफी ठंडा और कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पे। जर्मनी के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा, तो ये रहा जर्मनी का मैप। यूनिफिकेशन इन जर्मनी पढ़ा था ना।
आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं देते हैं, आज पहली बार क्लास में आए हो, लाइक तंजीला, बर्जिश। यस मैम। आप बेटे क्लास में नहीं होते हो रोज। तो बात मैंने यहाँ पे की थी कि जब नेपोलियन कोड, वो वाला जो मैप है नेपोलियन कोड का, ठीक है, तो उसमें कुछ एम्पायर जो है, जो नेपोलियन ने अपने अंडर लिए थे। तो फ्रांस में पहला कब्जा था नेपोलियन का, लेकिन उसके जो इंटरेस्ट्स थे वो सिर्फ फ्रांस तक ही थे। बाकी के जो कंट्री से लाइक स्पेन, ठीक है, स्पेन, अल्जीरिया, कॉर्सिका, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रिया जहाँ पे है तो वहां पे ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था पहले पे, ठीक है। एंड ये जो बल्गेरिया के साइड से आप देख रहे हो, ये जितनी भी जगहें होती थी, हंगरी वगैरह जहां से है, ये जो है हंगरी, 1 सेकेंड, ये वाला साइड, ठीक है, हंगरी, एंड देन रोमानिया, ठीक है, रोमेनिया, उसके बाद बल्गेरिया, ठीक है, इन पे ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। ओटोमन, ठीक है, ओटोमन एम्पायर का इस पे कब्जा था। और यहाँ पे जहाँ पे रशिया है, वहां पे वन एंड ओनली रशियन एम्पायर हुआ करता था। जो पूरा रशिया है, इस पे रशियन एम्पायर हुआ करता था। तो मेन एम्पायर्स थे रशियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर। समझ आया यहाँ पे? तो ये जो एम्पायर्स थे ये नेपोलियन के जमाने से थे, ठीक है। एंड नेपोलियन ने जब अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करनी स्टार्ट कर दी, तो इटली और जर्मनी या डच जो थे वो तब रिपब्लिक कहलाते थे। एंड मैंने पहले ही बताया कि उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो जैसे ही वाइंड अप होने लगी, तो यहाँ पे एक और जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिन्हें हैबिसबर्ग कहते हैं, हैबिसबर्ग एम्पायर उसको, तो वहां पे जब एक तरह से लोगों ने खुद को वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस से डेवलप नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम डिफरेंट है, बस वो एक ही चीज पे अपने आप को एक एम्पायर के मानते थे कि क्योंकि हमारा जो एम्पायर है वो एक है, राजा एक है, दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम एक रीजन से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज उनमें वो जो थिंकिंग होती है कि हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। एंड उसमें डायलेक्ट्स भी अलग अलग होते थे, जैसे कि पोलिश, पोलैंड के, ठीक है, पोलैंड के जो पॉलिश डायलेक्ट बोलते थे, ठीक। ऑस्ट्रिया में या रशिया के अंदर सुडेंटलैंड है, उसमें अलग एक तरह से जबानें बोली जाती थी, ठीक है। जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग जो होती थी हंगरी में जैसे मयांगर, तो हंगरी में ये वाला जो रीजन था, ये वाला, ठीक है, जो ऊपर आप देख रहे हो, ये वाला रीजन, यहाँ पे अलग डायलेक्ट बोला जाता था, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, वहां पे स्लोवाक्स कुछ अलग बोलते थे एंड बोहेमियंस कुछ अलग बोलते थे, तो पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे बताया कि पॉलिटिकल यूनिटी तो दूर, ये लोग खुद को कंसिडर ही नहीं करते थे एक एम्पायर या एक नेशन, बस इनके दिमाग में होता था कि
हम एक राजा के अंडर आते हैं और यही हमारा क्या है, एक तरह से एक पहचान है। एंड उसके बाद जब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मिडिल क्लास लोग आते हैं, न्यू मिडिल क्लास, ये वो मिडिल क्लास होते हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया होता है। ये वो मिडिल क्लास है जो लोअर सेक्शन में आता था, ठीक है, जैसे थर्ड एस्टेट के लोग, पढ़ा है ना 9th में, कितने सारे एस्टेट्स होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये थर्ड एस्टेट के लोग होते थे जो मतलब अपने आप को पेजेंट्री वगैरह, आर्टिशियंस थे, ठीक है, लॉयर्स थे, इसमें बिजनेसमैन थे, लेकिन ये फिर भी थर्ड एस्टेट में आते थे, उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो जैसे ही इनकी पॉलिटिकली सोशल लाइफ क्या होती है, थोड़ी बहुत डेवलप होने लगती है, तो ये जो डोमिनेंट क्लास है, इससे टक्कर लेने के लिए वो अपनी हाई सोसाइटी में टाई अप होने के लिए वो क्या करते हैं, खुद को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेजोरिटी पॉपुलेशन किन की थी, मेजोरिटी पॉपुलेशन पेजेंट्स की थी, है ना। तो ये तो सबसे मतलब ऑब्वियस है कि जो टीनेट्स होते थे, मतलब जो किसी और के लैंड पे काम कर रहे होते थे, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप की हो या सेंट्रल यूरोप की हो, सेंट्रल यूरोप, हाँ, पोलैंड वगैरह, ठीक है। तो सेंट्रल यूरोप के इन्होंने बहुत ज्यादा पैटर्न में लैंड को कब्जे में किया था, ठीक। ये कौन थे, एरिस्टोक्रेसी क्लास। लेकिन जब बात आती है वेस्ट यूरोप और कुछ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है, वेस्ट यूरोप और कुछ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप, तो वो क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना कदम रखते हैं, मतलब कमर्शियल क्लास जो है वो इमर्ज होने लगती है। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के जो प्रोफेशनल्स थे, वो 19th सेंचुरी तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। एंड इसमें एडुकेटेड होते हैं, वो लिटरेट नहीं होते हैं, वो लगभग एडुकेट होते हैं, वो इसमें लिबरल मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होने लगती है। समझ आया। यानी यहाँ पे हमने देखा कि पूरा जो यूरोप है, जो एरिस्टोक्रेसी के कब्जे में था, अब वहां पे क्या हो रहा है, क्लासेस चेंज हो रही है, लिबरल नेशनलिज्म आ रहा है, ठीक है। यानी कि वो फ्री है, जो ये नया मिडिल क्लास है, उन्होंने कहा कि हम फ्री है, हम वो इंडिविजुअल है जो इक्वालिटी परस्यू करते हैं बिफोर लॉ, ठीक है। हमारा जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का वो ये है कि हमारे लॉ के आगे इक्वलिटी होनी चाहिए। जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो लिबरलिज्म तभी से लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाना स्टार्ट किया, और जैसे एरिस्टोक्रेसी एंड हो गई, चाहे वो मतलब क्लर्जी मैन थे, उनके प्रिविलेजेस जो थे वो खत्म होने लगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन नया आया, पार्लियामेंट नया डिजाइन किया गया। पढ़ा था ना पिछली बार, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो पूरी तरह सिक्योरिटी मिल गई, यूनिवर्सल सफरेज को मतलब वो अभी तक नेसेसरीली नहीं होता था, बट अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में लोगों ने बात करना चालू किया कि राइट टू वोट होना चाहिए। तो मानो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था कि लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिलना चालू हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब वो ग्रांटेड हो गए, चाहे वो मैन मतलब डोमिनेटेड सोसाइटी में ही थे लोग, जो है वो एक्टिव सिटीजन्स थे, पैसिव सिटीजन्स तो वोट नहीं करते थे ना, एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे, ठीक है। तो वहां पे एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट था, वुमेन को रिड्यूस किया गया, उनका स्टेटस जो है वो माइनर ही था, स्टिल माइनर था, ठीक है। वहां पे जो सोसाइटी थी, दे आर रेस्पेक्टेड टू फादर्स, हस्बैंड्स, और वुमेन का स्टेटस तब 0 था, मतलब रेवोल्यूशन आधे तक आ चुका था, अभी तक पूरा रेवोल्यूशन नहीं था। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें, मैन को राइट तो मिला लेकिन वुमेन को नहीं मिला, आधा आधा अधूरी फ्रीडम हो गई है, तो है ना। उसके बाद अगर इकोनॉमिक स्फीयर हमने देखा तो लिबरलिज्म का क्या मतलब था, यहाँ पे मार्केट का फ्रीडम, है ना। रेस्ट्रिक्शन जो थे, जो गुड्स और कैपिटल्स पे हम लोगों ने टैक्सेस लगाए थे, वो जो रेस्ट्रिक्शंस थे, एक जगह से दूसरी जगह तक लाइक माल को ले जाना, तो बहुत सारे टैक्सेस क्या करने पड़ते थे, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, तो उसका खात्मा होना, ठीक है। एंड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड कि इमर्जिंग क्लास जब
इमर्ज हो गई, मिडिल क्लास जब इमर्ज हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो सारे ड्यूटीज है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो मेजर्स ऐसे होने चाहिए कि इसमें 39 स्टेट्स जो है लाइक वो एक तरह से कॉन्फेडरेशन, मतलब एक तरह से होता है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे यूएनओ है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है। अब जो यूएनओ में एक कंट्री पे लागू होगा वो सारी कंट्रीज पे लागू होगा, तो सेम ऐसे ही इन्होंने कहा 39 स्टेट्स का हम कन्फेडरेशन बनाएंगे, इसमें करेंसी सेम होगी, इसमें मेजर सेम रहेंगे, वेट सेम रहेगा, जैसे मैंने बताया इसकी अपनी करेंसी होगी, मर्चेंट्स को ट्रैवल करने में कोई भी टेंशन नहीं होगी। जबकि पहले क्या होता था, जैसे हैम्बर्ग से नूरमबर्ग तक, ठीक है, अगर कोई मर्चेंट को अपनी चीज बेचने जाता था तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स पास करने पड़ते थे, मतलब काहिलेटोस पेवाते मिस क्या टैक्स। तो इकोनॉमिकली ये लोग लिबरलिज्म चाहते थे टैक्स से, ठीक है। एंड मैंने पहले आपको समझाया कि मेजर्स डिफरेंट होते थे, लाइक एक रीजन में एक एल का मतलब 54 सेंटीमीटर क्लोथ का होता था, लेकिन जैसे फ्रेबर्ग में 53 सेंटीमीटर जो होता था वो एक एल होता था। तो इस तरह से जो कंडीशन होती थी, इकोनॉमिक एक्सचेंज करना मुश्किल होता था, ठीक है। इन्होंने कहा कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, जिसमें लोगों के जो मूवमेंट्स है उनमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि एक ट्रेड यूनियन बनाया गया था, आपको शायद याद होगा, ज़ोवरिल बताया था कि वो किसने स्टार्ट किया था, पुर्शिया ने, जर्मन स्टेट्स ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि टैरिफ बैरियर जो है, जो टैक्स बैरियर्स है, वो क्या करेंगे, उसमें हम वो पूरी तरह रिड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ करेंसीज जो है, ठीक है, वो पूरी तरह रिड्यूस करेंगे। रेलवेज काफी अच्छी, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहिए, ताकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो अप कर सके। पढ़ा था ना यही। तो रिवाइज में आप ही मुझे वहां से बतानी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, लेकिन आपकी साइड से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता है कि आपका रिवाइज चल रहा है। तो कल हम रिवाइज करेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म का, लेकिन इसमें मैं आपसे पूछूंगी क्या हमने पढ़ा। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मुझे जो असली टॉपिक आपको पढ़ाना है वो है इटाली यूनिफाइड और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ये इटली यूनिफाइड मैंने आपको पढ़ाया था और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जो है वो मैंने आपको होम टास्क रखा था तब, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, प्रॉब्लम वो हो गई थी, ठीक है। तो असली में मुझे आपको वो पढ़ाना है इसमें, वरना ये जो भी हम इस टाइम पढ़ रहे हैं ये आपने पढ़ा है और रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? क्या आप लोग क्लास में प्रेजेंट है? Yes, ma'am.
कोई क्वेश्चन है आपको? नो मैम। चलिए लीव कीजिए, क्लास हो गई।